हेलो, होप करता हूँ कि आवाज़ आ रही होगी। तो स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन मेथड, असल में ये मेथड होता क्या है, असल में ये स्टेडी स्टेट क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमने कोई एक रैंडम इक्वेशन लिया या कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिया, जैसा हमको उस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमने एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन था हमारे पास। उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमको बताया कि स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन मेथड से हमको करना है। ठीक है, हमको स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन मेथड हमको कहता क्या है। ठीक है, मान लो कि कोई रिएक्शन है जो है ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। अगर ये सिंपल रिएक्शन हुआ तो ये इस रिएक्शन में ही खत्म हो जाएगा। बट अगर ये सिंपल नहीं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हुआ, मतलब अलग अलग स्टेप्स इसके अंदर हो, तो ये रिएक्शन थोड़े अलग तरीके से वर्क करेगा। जैसे पहला स्टेप होगा इसका ए प्लस ए, ऐसे होगा कुछ, ए गिव्स सी। ठीक है, ए गिव्स सी। दूसरा स्टेप इसके अंदर हो सकता है कि सी, दूसरा स्टेप हो सकता है कि इसमें ए, एक सेकंड को, सी प्लस बी इज इक्वल टू पी। ठीक है, ऐसा ऐसा करके स्टेप हो सकता है। तो इस चीज़ में एक चीज़ कॉमन है कि जो हमारा मास्टर इक्वेशन है, मतलब जो हमारा टोटल ओवरऑल जो हमारा रिएक्शन आ रहा है, उसके अंदर बस ए प्लस बी है। इसका मतलब कि जो सी है उसका जो कंसंट्रेशन है, उसका जो रोल है इस रिएक्शन में, उसका पहले का कंसंट्रेशन जितना होगा उतना ही बाद का कंसंट्रेशन होगा। मतलब कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा, बट जितना पहले होगा उतना बाद में होगा। मतलब इसका जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है, क्योंकि रिएक्शन के दौरान बन रहा है। इसका जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है। और यही चीज़ हमको बताती है अपनी स्टेडी स्टेट वाली चीज़, कि स्टेडी स्टेट हमको कहती है कि स्टेडी स्टेट में, मतलब ऐसा कह सकते हैं हम कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या कोई भी ऐसा इंटरमीडिएट है, अगर इंटरमीडिएट है तो उसका जो ये होगा, उसका जो कंसंट्रेशन होगा, जैसे मान लो यहाँ पे सी था, तो सी का जो कंसंट्रेशन होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि वो रिएक्शन में ना यूज्ड अप हो रहा है, ना वो रिएक्शन में बन रहा है, या रिएक्शन में जितना यूज्ड अप हो रहा है उतना ही रिएक्शन में बन रहा है। मतलब ओवरऑल कांस्टेंट है। ठीक है, और अगर कोई चीज़ ओवरऑल कांस्टेंट हो तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि उसका रेट ऑफ चेंज, मतलब डी सी अपॉन डी टी, ये हमारा होगा जीरो के बराबर। और इसी चीज को हम कहते हैं कांस्टेंट या स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट हमको क्वेश्चन में ऐसा बताया गया कि स्टेडी स्टेट में दो रिएक्टेंट है या दो इंटरमीडिएट है हमारे पास, दैट इज CO Cl, और जो दूसरा है वो है Cl। ये हमारे पास दो इंटरमीडिएट है, या हमारे पास ऐसे दो एंटिटीज है जो स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट मतलब इनका जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट होगा, मतलब जितना पहले होगा उतना ही बाद में होगा। मतलब कंजर्वेशन होगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ का या इन पर्टिकुलर एंटिटीज़ का। तो इन दोनों चीज़, ये दोनों चीज़ हमारे स्टेडी स्टेट में है। मतलब इनका जो रेट ऑफ चेंज होगा, मतलब डी CO Cl अपॉन Cl, ओवरऑल रेट ऑफ चेंज। ओवरऑल रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि समीशन ऑफ रेट ऑफ चेंज दैट विल बी इक्वल टू जीरो। समीशन ऑफ रेट ऑफ चेंज दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये चीज़ हमको अपने क्वेश्चन में दी गई थी। ठीक है, समीशन ऑफ रेट ऑफ चेंज वो हमारे पास जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब हम लिखते हैं अपना इक्वेशन। जो हमारे पास इक्वेशन था, हमको जो इक्वेशंस दी गई थी, तो जो सबसे पहला इक्वेशन था उसके अंदर वो था हमारे पास Cl के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आई होप कि आवाज़ आ रही हो। ठीक है, माइक्रोफोन ऑन है, ओके। तो पहला जो हमारा रिएक्शन था वो था Cl2 विल गिव K1, इसका रेट कांस्टेंट है, गिव 2Cl। दूसरा था 2Cl, इसका रेट कांस्टेंट है K2, इसका रेट कांस्टेंट है K2, एंड इट इज इक्वल टू Cl2। ओके, अब थर्ड वाले का लिखते हैं। तो थर्ड वाला जो अपना इक्वेशन था वो था CO प्लस Cl गिव K3, इसका रेट कांस्टेंट, CO Cl। ओके, CO Cl। नेक्स्ट फोर्थ इक्वेशन की अगर बात करें तो इट इज CO Cl, K4 इसका रेट कांस्टेंट, और ये हमारे पास CO प्लस Cl देने वाला है। ठीक है, तो ये चार चीज़ें। ओके, ठीक है,
तो CO प्लस CL ये हमको इन टोटल आने वाला है K4 इज इक्वल टू CO प्लस CL। अब हम बात करते हैं फिफ्थ वन की, जो पांचवा हमारे पास इक्वेशन था, डैट वॉज COCl प्लस Cl2 K5 is the rate constant and it is giving COCl2 plus Cl। अब इससे हमको क्या पता चलता है, अगर हम लास्ट वाली इक्वेशन को देखें और हमको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, द रेट ऑफ अपीयरेंस या द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ COCl2। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ COCl2 किसके बराबर होगा? हमने पढ़ा था, ये शायद फर्स्ट लेक्चर ही होगा, कि जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन that is equal to the rate of appearance of product divided by its stoichiometric coefficient। इसका stoichiometric coefficient 1 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा that is d COCl upon dt। एंड ये क्या है हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट जो हमसे पूछा है। तो हमको इन टोटल क्या निकालना है, हमको इन टोटल रेट निकालना है इस इक्वेशन का। ठीक है, अगर हम रेट निकाल दे तो हम उसको आराम से इसके साथ इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि जितना रेट होगा वही इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, ऐसा कुछ चीज़ हमको पता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब हम इसके आगे चलते हैं। तो अब हमको क्या है यहाँ पे कि अब हमको इसका रेट निकालना है। तो रेट ऑफ इक्वेशन मतलब रेट लॉ क्या कहता है हमसे, कि जो रेट होता है, रेट इज इक्वल टू K, that is the rate constant into reactant, rate into reactant, that is K into reactant। ये हमको बताता है रेट। ठीक है, ओके। पर अब इसमें एक छोटा सा कैच है कि जो रेट है वो यहाँ पर मतलब या कैच नहीं है, या हम कहेंगे कि हमारा यहाँ पे जो रेट आएगा वो आएगा, सॉरी कुछ गलत बोल दिया मैंने। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे रेट आएगा तो हमारा रेट इस फिफ्थ इक्वेशन का क्या आने वाला है, रेट ऑफ इक्वेशन 5 इज इक्वल टू K5 इंटू COCl का कंसंट्रेशन इंटू Cl का कंसंट्रेशन, Cl2 का कंसंट्रेशन। ठीक है, पर यहाँ पर ये आंसर खत्म हो जाता, पर ये आंसर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। क्यों खत्म नहीं हुआ? क्योंकि जो हमारा COCl है ये है स्टेडी स्टेट में, मतलब इसका जो कंसंट्रेशन है वो चेंज ही नहीं होगा। जितना कंसंट्रेशन पहले था उतना कंसंट्रेशन बाद में था, तो ये कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। तो मेरे को COCl के रिस्पेक्ट में तो कम से कम नहीं लिख सकते। ठीक है, अब हमको लिखना किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, अब हमको इस COCl को एलिमिनेट करना होगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि जो स्टेडी स्टेट में है उसको हम रेट इक्वेशन के अंदर नहीं ला सकते, तो हमको यहाँ पे COCl2 को हमको यहाँ पे कैसे भी गायब करना होगा। COCl2 को गायब करने के लिए एक तरीका है, और इस तरीके का यूज लगभग नहीं 100% हर क्वेश्चन में होगा। ठीक है, दैट इज हमको निकालना कि DCOCl जितने रिएक्शन में DCOCl अपॉन dt आ रहा है, या जितने रिएक्शन में COCl का इन्वॉल्वमेंट है उतने रिएक्शंस में इसका वैल्यू क्या है, और हम इसको बाद में सम कर देंगे, और सम हमको पता है कि 0 आने वाला है, वहाँ से हमको COCl का वैल्यू हमको निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो बेसिक प्रोसीजर है ये हमारे पास दिमाग में रहना चाहिए। ओके, अब हम कहते हैं कि अब हमको निकालना है DCOCl अपॉन dt। थोड़ा सा चेक करते हैं कि अब किस किस इक्वेशन में DCOCl अपॉन dt वाला पार्ट है। ठीक है, मतलब COCl किस किस इक्वेशन में आ रहा है। फर्स्ट इक्वेशन में है क्या? नहीं। सेकंड में भी नहीं है। थर्ड इक्वेशन में हमारे पास COCl है, हमारे पास फोर्थ इक्वेशन में COCl है, और हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन में, मतलब हमारे पास इन टोटल 5 इक्वेशन ऐसे दिए हुए हैं जिनके अंदर हमको COCl दिया हुआ है, COCl हमको दिया हुआ है। अब हम COCl की मतलब ये निकालते हैं, कंसंट्रेशन निकालते हैं, या जो भी है वो हम निकालते हैं। ठीक है, अब हमको अलग अलग रिएक्शन मतलब अलग अलग जो इक्वेशंस दिए हुए हैं उनके बेसिस पर हमको COCl की वैल्यू निकालनी है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन के मुताबिक हम कह सकते हैं, जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 था, ठीक है, तो हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 की बात करते हैं। इक्वेशन 3 की अगर हम बात करें तो इक्वेशन 3 हमसे कहता है कि DCOCl अपॉन dt
इज इक्वल टू DCOCl अपॉन DT इज इक्वल टू रेट, क्योंकि अभी यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में था, तो जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट होता है, मतलब जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ COCl होगा वो हमारे पास उसके रेट के बराबर होगा। उसका रेट कितने और उसका रेट क्या होगा, उसका रेट होगा उसका रेट कांस्टेंट इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स दैट इज CO प्लस Cl। CO प्लस Cl आर द रिएक्टेंट्स, और हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि K3 इंटू CO इंटू इंटू Cl, K3 इंटू CO इंटू Cl। तो ये आ गया हमारे पास पहला चीज़, ठीक है। अब हम बात करते हैं इक्वेशन 4 की। इक्वेशन 4 की अगर हम बात करें तो फिर हम वही चीज़ करेंगे। इक्वेशन 4 हमको कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ DCO, मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ COCl है उसका नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर ये इस बार रिएक्टेंट साइड में, और रिएक्टेंट साइड में क्या होता है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और हम कभी भी रेट लिखते तो हम फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, तो इसलिए हमारा यहाँ पे नेगेटिव साइन बाय कन्वेंशन हमारे पास आता है। तो माइनस DCOCl अपॉन DT अपॉन जो DT होगा उसका हमारे पास यहाँ पे वैल्यू होगा K4, और वहाँ पे रिएक्टेंट है हमारे पास COCl, हमारे पास आ गया ये चीज़। और इक्वेशन 5 में भी COCl है। इक्वेशन 5 की अगर हम बात करते हैं, इक्वेशन 5 में भी हमारे पास COCl आता है, और इक्वेशन 5 में जो COCl है वो हमसे क्या कहता है कि COCl प्लस Cl2 गिव्स COCl2 प्लस Cl। मतलब यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस, या हमको रेट ऑफ डिसअपियरेंस के टर्म्स में निकालना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ COCl निकालना है, उस टर्म्स में आपको यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में है, COCl अपॉन DT that will be equal to K5 in the concentration of COCl into, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में वहाँ पे Cl2 भी मौजूद है, ठीक है। अब हमको क्या करना होगा, अब हमको ये पता है कि समेशन करना है हमको, ठीक है। या अगर हम कहें तो यहाँ पे DCOCl को अगर हमको यहाँ से माइनस हटाना है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, तो ये हमारा DCOCl2 का वैल्यू हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा यहाँ पर भी हम माइनस लगा देंगे, माइनस K5 इंटू COCl इंटू COCl2 इंटू Cl2, ठीक है। तो ये हमारे पास इतनी चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हमको क्या पता है कि जो समेशन होगा इन टोटल, जो समेशन होगा कंसंट्रेशन या रेट का, रेट ऑफ मतलब DCOCl2 का, DCOCl अपॉन DT का, वो हमारे पास ज़ीरो होने वाला है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि अगर हम इसको ऐड करें, इसको ऐड करें और इसको ऐड करें तो वो हमारे पास ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो हम हमको सबके DCOCl अपॉन DT को ऐड करना होगा। तो वो कैसे होगा, K3 इंटू CO इंटू Cl माइनस K4 इंटू COCl माइनस K5 इंटू COCl अपॉन नहीं, मतलब इंटू उसी के साथ में, मतलब उसी लाइन में लिखना है यहाँ पे Cl इज इक्वल टू 0 हम कह सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे जितने माइनस वाले टर्म्स है उसको उस साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव में चले जाएंगे, तो जाएंगे पॉजिटिव में, और पॉजिटिव में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा K3 COCl इज इक्वल टू K4 COCl प्लस K5 COCl इंटू Cl2। ये हमारे पास इतनी चीज़ें आ गई। अब हम यहाँ पे COCl के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट, मतलब वहाँ पे इन दोनों के अंदर कांस्टेंट है, मतलब इन दोनों के अंदर कॉमन है, तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं K3 COCl इज इक्वल टू, हम यहाँ पे COCl लिख लेंगे, COCl, और हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे K4 प्लस K5 Cl2 का कंसंट्रेशन आ जाएगा यहाँ पे, और ये इन टोटल ये पूरा बंद हो जाएगा। Cl2 का कंसंट्रेशन K5 इंटू Cl2। अब यहाँ पे हमको CaCl2 का कंसंट्रेशन निकल गया, हम इसको इस साइड भेजेंगे तो हमको CoCl2 का कंसंट्रेशन आ जाएगा, डेट इज K3
Cl। यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो उसको इस साइड भेजेंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा, दैट इज K4 प्लस K5 Cl2। और ये जो है इसका हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएगा ये हमारे पास आने वाला है 0, नॉट 0, दैट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ COCl। इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमने जो इक्वेशन यहाँ पर बनाया उसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वाला इक्वेशन के अंदर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि हमको इसको एलिमिनेट करना था। ठीक है, तो हमने एलिमिनेट किया और हम इसको अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसको हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमको क्या करना होगा, या तो मतलब तुम सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, या दूसरा तरीका है कि तुम यहाँ पे पहले Cl के कंसंट्रेशन को भी एलिमिनेट कर दो क्योंकि Cl भी स्टेडी स्टेट में है। ठीक है, बट पहले मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, बाद में वो करता हूँ क्योंकि ऐसे ये दिमाग में रहेगा, मतलब हमारे दिमाग में रहेगा कि हमको करना क्या है स्टेप, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी है, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है ऑब्वियसली, तो लेंदी तो होगा, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो COCl अपॉन K4 प्लस K5। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। तो अब हमको रेट जो था, रेट इट इज़ इक्वल टू K5 जो था हमारे पास पहले K5, और हम अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे टर्म को, दैट इज K3 CO इंटू Cl CO इंटू Cl अपॉन K4 प्लस K5 Cl2, और यहाँ पर ऊपर में ऑलरेडी एक Cl2 था। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इन टोटल जो रेट लॉ का इक्वेशन जो अभी तक आया है वो है हमारे पास ये। ठीक है, अब इसको डिनोमिनेटर में लिख ही लेते हैं एक बार, और जो रेट हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा K5 K3 CO Cl2 डिवाइडेड बाई K4 प्लस K5 Cl2। तो यहाँ तक हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे जो Cl है ये भी क्या है, स्टेडी स्टेट में, ये भी स्टेडी स्टेट में, तो हमको इसको भी एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, इसको भी एलिमिनेट करना होगा। अभी इसको एलिमिनेट करने के लिए हमको ये देखना हो कि ये किस किस इक्वेशन में टेक पार्ट कर रहा है, किस किस इक्वेशन में ये पार्ट में है। तो ये किस किस इक्वेशन के पार्ट में है, ये है हमारे पास किस किस इक्वेशन के पार्ट में, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के पार्ट में, इक्वेशन नंबर 2 में भी देखो, इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर है Cl, इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर है Cl, इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पर है Cl, इक्वेशन नंबर 4 में यहाँ पर है Cl, और इक्वेशन नंबर 5 में यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में आ रहा है हमारे पास Cl। ठीक है, अब हम हर इक्वेशन के बेसिस पर, अब मैं उतना ऊपर नीचे नहीं करूँगा, मैंने वहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है अपने नोटबुक में, मैं उसी के हिसाब से इसको सॉल्व करूँगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में जो हमको दिया हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट में तो हम कैसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो हम होता क्या है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब 1/2 इंटू Cl, 1/2 इंटू Cl अपॉन 1/2 dCl अपॉन dt इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा रेट कॉन्स्टेंट दैट इज K1 इंटू Cl2, ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से। सेकेंड इक्वेशन में हो जाएगा यहाँ पे -1/2 dCl अपॉन dt इज इक्वल टू K2 इंटू Cl का होल स्क्वायर, Cl का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि Cl का यहाँ पर 2 है ना, तो रेट कांस्टेंट क्या होता है, टू दी पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन टू दी पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे 2 है, ऑलरेडी 19 मिनट की वीडियो बन चुकी है, बाप रे, बट हाँ समझ में ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो हमको यहाँ पे दी हुई है Cl प्लस CO गिव्स COCl, और Cl प्लस CO। ठीक है, तो हमारे पास जो तीसरा इक्वेशन है, तीसरे इक्वेशन के टर्म्स में अगर हम लिखें तो तीसरे इक्वेशन में हमको दिया हुआ है माइनस अपीयरेंस, मतलब माइनस dCl, क्योंकि अब यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है, तो dCl अपॉन dt, इसके हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी K3 Cl इंटू CO, K3 Cl इंटू CO। ठीक है, K3 Cl इंटू CO। अब हम बात करते हैं D4 की, सो माइनस D Cl माइनस D, और हम बात करते हैं फोर्थ इक्वेशन की, तो फोर्थ इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पे Cl जो है वो प्रोडक्ट साइड में, तो प्रोडक्ट साइड में तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस ही रहेगा, सो D
सी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी सी एल अपॉन डी टी, और इसकी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी K4 इंटू सी ओ सी एल, K4 इंटू सी ओ सी एल। और फिफ्थ इक्वेशन की अगर हम बात करें तो फिफ्थ इक्वेशन हमसे कहता है कि सी एल दैट इज डी सी एल, और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डी, और यहाँ पर ये भी प्रोडक्ट साइड में है, तो सी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस सॉरी माइनस नहीं दैट इज प्लस K5 इंटू सी ओ सी एल इंटू सी एल टू। ठीक है, अब इसको हम उस इक्वेशन में ओवरऑल पुट कर देते हैं। इसको मैंने उस इक्वेशन में पुट कर लिया कि जो समेशन होगा डी सी एल अपॉन डी टी का, समेशन होगा जो डी सी एल अपॉन डी टी का, मतलब ऐसे डी सी एल अपॉन डी टी दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो के बराबर होगा। तो हम सबको सम कर देते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले नेगेटिव में है उनको सबसे पहले पॉजिटिव में डाल दे। पॉजिटिव में करने के लिए क्या होगा, तो हमको यहाँ पे प्लस डालना होगा। पॉजिटिव में करने के लिए क्या होगा, हमको यहाँ पे प्लस डालना होगा। ठीक है, और ऊपर वाला ऑलरेडी पॉजिटिव में है तो हम यहाँ पे माइनस डालना होगा, तब जाके वो होगा। यहाँ पे हमको माइनस डालना होगा और यहाँ पर भी हमको माइनस डालना होगा, ताकि वो वाला पॉजिटिव में आ जाए। ठीक है, वो वाला पॉजिटिव में आ जाए, मतलब ये वाला वैल्यू पॉजिटिव में आ जाए। ठीक, एक और चीज़ जो यहाँ पे हमको करनी होगी वो है कि यहाँ पर हाफ डी सी एल अपॉन डी टी है, तो हमको यहाँ से हाफ को लगाकर हमको यहाँ पर 2 डालना होगा, मतलब माइनस 2K2 CL स्क्वायर। और यहाँ पर भी सेम चीज़ है, यहाँ पर भी हाफ है, तो उस हाफ को अगर हम वहाँ ले जाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 2K1 CL 2 हमारे पास आ जाएगा इन टोटल ये। ठीक है, अब हम अगर हर चीज़ को प्लस करें तो हमारे पास हर चीज़ को प्लस करने में क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो अब हमको यहाँ पर है डी सी एल अपॉन डी टी, तो मैंने हर चीज़ की वैल्यू निकाली हुई है, तो मैं पहले उसको पुट कर दूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास ये आएगा 2K1 CL2 प्लस। ठीक है, सेकंड वाले में चलते हैं, माइनस होगा ना क्योंकि सेकंड वाला माइनस में है, तो माइनस 2K2 CL स्क्वायर। ठीक है, थर्ड वाले पे चलते हैं, थर्ड वाला भी माइनस में, माइनस K3 CO इंटू CL, ये भी माइनस में, प्लस K4 CO CL, और प्लस K5 CO प्लस K5 CO CL 2, बहुत लंबा आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। अब हमको एक चीज़ पता है, एक चीज़ हमको पता है, क्या चीज़ हमको पता है कि ये जो नीचे वाले 3 टर्म्स है ये हमने पहले भी देख रखे हैं। ये जो नीचे वाले 3 टर्म्स है हमने पहले भी देख रखे हैं। किस चीज़ में देख रखे हैं, COCL का निकालते समय। ये जो नीचे वाले 3 टर्म्स है हमने पहले भी देख चुके हैं COCL का निकालते समय। तो COCL का निकालते समय ये जो नीचे वाले 3 टर्म्स है इसके हम कैंसिल कर सकते हैं। कैसे कैंसिल कर सकते हैं, मैं काम करता हूँ, मैं इन तीनों टर्म्स को ले जाता हूँ RHS में। सो दैट इज 2K1 CL2 2K1 CL2 माइनस 2K2 CL का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मैं RHS में लिख रहा हूँ, RHS में होगा हमारे पास K3 CO CL, RHS में होगा यहाँ पे माइनस था तो वहाँ पे जाने का तो प्लस हो जाएगा, K3 CO CL माइनस K4 CO CL माइनस K5 CO CL इंटू CL। एक सेकेंड, ये क्या हुआ, इंटू ये पढ़ते हैं, कहाँ गया, लोड कर रहे हैं, एक सेकंड को, बैक हो गया था। आजा भाई जल्दी आ। ठीक है, लास्ट वाले पे चलते हैं, लास्ट वाला बस एक बच्चा है,
ठीक है, COCl2, ठीक है, मैं यहाँ पे Cl2 ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। इस टाइप से था हमारा कुछ, ठीक है। अब हमको एक चीज़ पता थी कि जब हम COCl के लिए निकाल रहे थे तो हमने ये तीनों टर्म्स देखे थे, ठीक है। तो हम COCl वाला निकालते हैं पहले। तो अगर हम COCl वाला निकाले तो COCl वाला अगर हम निकाले तो COCl वाला हमारे पास क्या था कि रेट लॉ जो हमको कहता था वो था कि यहाँ पर होगा, ठीक है, K3COCl माइनस K4COCl एंड माइनस K5COCl2 इंटू Cl2 दैट इज इक्वल टू 0। तो हम इस पूरे टर्म को 0 लिख सकते हैं क्योंकि वो हमारे पास ऑलरेडी हमने निकाल दिया था कि वो 0 के बराबर है। तो ये तीनों, ये सारे टर्म्स मिलकर हो जाएंगे 0 0, ये सब हो जाएंगे 0। 2 से 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं 2 से, तो ये 2 भी गायब हो जाएगा। मतलब अब हमारे पास जो बचा है वो है कि ऐसा कुछ हमारे पास बचा हुआ है। अब हम यहाँ पे Cl का कंसनट्रेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो अब हमको यहाँ पर K1 इंटू Cl2 ऐसे होगा, K1 इंटू Cl2, मैं पता नहीं स्क्वायर ब्रैकेट बनता नहीं है, इज इक्वल टू K2 इंटू Cl का स्क्वायर, ठीक है। K यहाँ पर आ जाएगा, K2 यहाँ पर आ जाएगा, K2 यहाँ पर आ जाएगा, तो इट विल बी K1 अपॉन K2 इंटू Cl2 इज इक्वल टू Cl का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को अगर हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा रूट, और रूट का मतलब होता है कि हमको हर चीज़ को लेना होगा टू दी पावर हाफ में। तो मैं यहाँ पे सीधा रूट ही लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे सीधा रूट लिख दिया, टू दी पावर हाफ में हमको लिखना होगा। तो अब हम इस चीज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, Cl वाले को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास उसी से हमारे पास इन टोटल पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम Cl वाले को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो वहाँ पर हमारे पास क्या था कि हम जो पूरा इक्वेशन हमारा COCl का निकालने के बाद हमारा जो पूरा इक्वेशन जो बना था वो था रेट इज इक्वल टू K5 इंटू K3 इंटू CO इंटू Cl2। अब हमको यहाँ पे Cl को सब्स्टिट्यूट करना है क्योंकि वहाँ पे Cl भी था। Cl को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो वो हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट K1 अंडर रूट Cl2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट K2 इंटू K4 प्लस K5 इंटू Cl2। तो कुछ इस टाइप से हमारा बच रहा था नीचे में, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा कुछ नीचे में बच रहा था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पर Cl2 यहाँ पे पूरा है, मतलब Cl2 का पावर 1 और यहाँ पर Cl2 का पावर हाफ, मतलब अगर वहाँ पे रूट है तो रूट को हम पावर हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इन टोटल मिलके हो जाएगा Cl2 का पावर 3, ठीक है। अब हम इसको वापस लिखने की कोशिश करते हैं, रेट इज इक्वल टू K5 K3 K1 का पावर हाफ CO और CO और उसके बाद Cl2 का पावर 3/2, क्योंकि Cl2 1 और Cl2 का पावर हाफ, पावर साइड होता है ना, तो Cl2 का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई K2 का पावर हाफ और इंटू K4 प्लस K5 का पावर इंटू Cl2। तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा और यही है हमारा आंसर, क्योंकि अब हमको इस चीज़ में ऐसा कोई टर्म नहीं है, ये Cl2 है, ये भी Cl2, ऐसा कोई टर्म नहीं है जो स्टेडी स्टेट में, तो हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओ भाई 29 मिनट्स, ओके। सो यही तरीका है स्टेडी स्टेट के हर टाइप के क्वेश्चन को करने का, और इसी मेथड को हम कहते हैं स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। अब तुम शायद समझ गए होंगे और इसको अप्लाई भी करते होंगे, बट इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है नीट में। एक्चुअली ये जेईई एडवांस का कॉन्सेप्ट है और एडवांस में ज़रूरत पड़ता है, उसके अलावा कहीं ज़रूरत नहीं है इसका, और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, भूल जाना।